और आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव में शामिल कर्मियों को किया पहलगाम हमले से कश्मीर मिशन को पटरी से उतारने की नाकाम कोशिश की गई। गृह मंत्री ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर ने जनता को संतुष्टि दी थी, जबकि ऑपरेशन महादेव ने उस संतुष्टि को आत्मविश्वास में बदला है। गृह मंत्री ने कहा कि इन अभियानों ने आतंक के आकाओं को यह सख्त संदेश दिया है कि भारत के नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ का अंजाम बेहद भयावह होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनआईए और एफएसएल जांच से सिद्ध हुआ कि ऑपरेशन महादेव में ढेर किए गए आतंकी ही पहलगाम हमले के जिम्मेदार थे। अमित शाह ने कहा कि जवानों ने दुनिया को दिखा दिया कि चाहे आतंकी कितनी भी रणनीति बदलें, वे भारत को आहत कर अब बच नहीं सकते। उन्होंने सराहा कि सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ अब जम्मू कश्मीर पुलिस भी आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष की अग्रिम पंक्ति में खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और महादेव को लेकर पक्ष विपक्ष सभी में संतोष और उत्साह है और हर कोई सुरक्षा बलों के प्रति आभार व्यक्त कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये इतिहास से सीखने और एक नया इतिहास रचने का समय है। मध्य प्रदेश के महू में रण संवाद 2025 में उन्होंने युद्ध के बदलते पैटर्न पर बात की और बताया कि भविष्य के युद्ध तकनीक और कूटनीति का मिश्रण होंगे। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत कभी भी युद्ध चाहने वाला देश नहीं रहा, लेकिन हर चुनौती के लिए निपटने के लिए देश तैयार है। Let me emphasize that India has never been a nation that seeks war. We have never initiated aggression against anyone. However, the present geopolitical reality is quite different. Even though we do not harbor any aggressive intent, if someone challenges us, it becomes imperative that we respond with strength. To do so, we must continuously enhance our defense preparedness. This is why training, technological advancement, and a sustained dialogue with partners are of utmost importance for us. और रक्षा मंत्री ने तकनीकी प्रगति और रणनीतिक कूटनीति के महत्व पर भी जोर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत एक ऐतिहासिक सफर पर है, जहां आज हमें आत्मनिर्भर निर्यातक के रूप में देखा जा रहा है। We are once counted among the world's largest importers, but today, on the path of the self-reliant India, we are making a place among the reliable exporters of the world. Today, our indigenous platforms, light combat aircraft Tejas, advanced towed artillery gun systems, Akash missile systems, and indigenous aircraft carrier are giving a message to the world that India's technology and the quality are now standing at world-class standards. और उधर उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों छांगुर की तर्ज पर बरेली में चल रहे एक अवैध धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस धर्मांतरण गैंग का भांडाफोड़ किया है। ये गिरोह मदरसे के जरिए लोगों को ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन करवाता था। पुलिस ने मदरसा संचालक अब्दुल मजीद, सलमान, आरिफ और फहीम को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी इस मामले में फरार है। आरोपियों के कब्जे से धर्मांतरण से जुड़ी करीब 30 किताबें और संदिग्ध दस्तावेज भी पुलिस ने बरामद किए हैं। मामला उस समय उजागर हुआ जब अलीगढ़ निवासी अखिलेश कुमारी ने पुलिस से शिकायत की कि उनके नेत्रहीन बेटे का धर्म परिवर्तन कर उसे मुस्लिम नाम हामिद दे दिया गया है। जांच में पता चला कि आरोपी मदरसे में धर्मांतरण कराने के साथ निकाह तक करवाते थे। अब तक 4 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है। गिरोह का सरगना अब्दुल मजीद मदरसा संचालित करता था। सलमान कपड़े सिलने के बहाने धर्म ग्रंथ और सीडी उपलब्ध कराता था। आरिफ सहयोग करता था, जबकि फहीम नाई का काम करते हुए संभावित लोगों की जानकारी जुटाता था। पुलिस की जांच में विदेशी फंडिंग के संकेत भी मिले हैं। केवल अब्दुल मजीद के खाते में 8 महीने में 13 लाख रुपए से अधिक की 2000 ट्रांजैक्शंस हुई हैं। वहीं सलमान और उसकी पत्नी के 12 बैंक खाते सामने आए हैं। गिरोह देश भर के कई राज्यों में जाकर चंदा जुटाता था। एसपी साउथ आंशिक वर्मा ने बताया है कि अब तक 4 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने विदेशी फंडिंग और नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच तेज कर दी है।
इंडिकेट होता है तब किसी ना किसी प्रकार की कोई चंदे कलेक्शन की स्कीम इनके द्वारा चलाई जा रही थी। और जो अब्दुल मजीद हमारा मुख्य अभियुक्त है इसमें, उसके द्वारा अक्रॉस इंडिया ट्रैवल किया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में हर जगह वो गया है और चंदा इकट्ठा किया गया उसके द्वारा। ये भी चीज़ परीक्षित होती है। अभी हमारी गिरफ्त में 4 अभियुक्त हैं, अब्दुल मजीद, आरिफ, सलमान और फ़हीम। इन चारों को आज जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस केस में महमूद बेग नाम का एक व्यक्ति फिलहाल वांछित है, उसको भी जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। और वहीं उत्तर भारत के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण हालात गंभीर हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बीच श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन होने के बाद यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। यह हादसा अर्धकारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भूस्खलन से हुआ, जहां हजारों श्रद्धालु हर रोज मां वैष्णो देवी के दरबार की ओर जाते हैं। जोरदार धमाके के साथ पहाड़ी से मलबा और बड़े पत्थर ट्रैक पर आ गिरे। हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताते हुए ताज़ा हालात जानने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जानकारी दी कि वो कल जम्मू एयरपोर्ट बंद होने के कारण हादसा स्थल नहीं पहुंच सके, लेकिन आज सुबह जम्मू पहुंचकर बाढ़ के हालात की समीक्षा करेंगे। और इस बीच प्रशासन ने कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। व्हाइट नाइट कॉर्प्स की 3 राहत टुकड़ियां कटरा और उसके आसपास बचाव और राहत अभियान में लगी हुई हैं। प्रशासन लोगों की जान बचाने, जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर हुए भूस्खलन पर पोस्ट कर दुख जताया। उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। ईश्वर करे कि घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हों। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रशासन सभी प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है और वो सभी की सुरक्षा और कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना भी करते हैं। जम्मू में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जम्मू में लगातार बारिश के बाद 3,500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। इसकी जानकारी जम्मू जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने लिखा कि एसडीआरएफ लगातार राहत बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। जम्मू जिला प्रशासन ने सड़क, आवश्यक आपूर्ति और अन्य सेवाओं को प्राथमिकता और युद्ध स्तर पर बहाल करने का आश्वासन दिया, ताकि प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों तक मदद पहुंच सके और सामान्य जीवन जल्द से जल्द बहाल हो सके। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बाढ़ प्रभावितों की राहत के लिए उपयुक्त कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी यहां से लगातार 24 घंटे प्रभावितों को मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एडीसी अनिल ठाकुर ने जिले में बाढ़ से राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। आसमानी आफत बारिश की शक्ल में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डोडा में चल रही है और हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो टोपोग्राफी है ये माउंटेनियस है। लगभग 3 बजे तक हम यहाँ पे हर गांव से जो है रिपोर्ट ले चुके हैं। उसके बाद थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है। अब हमारे साथ आप देख रहे हैं पुलिस के ऑफिसर्स भी बैठे हैं। हम रात भर कंट्रोल रूम को मैनेज कर रहे हैं और वायरलेस सेट के तहत हम भगरुआ, प्रेमनगर, ठाठरी, बेसा के इलाकों से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। सिर्फ हमारा कांटेक्ट अभी विंडो से नहीं हो रहा है, तो तमाम इलाकों से अभी तक रिपोर्ट जो है ठीक है। और पिछले 2 दिनों की अतिवृष्टि के बाद हिमाचल प्रदेश में मानसून की तीव्रता आज कुछ मंद पड़ने की संभावना जताई गई है, लेकिन प्रदेश भर में पिछले दिनों भारी बारिश ने सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। चंबा, कुल्लू मनाली और मंडी में वर्षा ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। इन शहरों का सड़क संपर्क लगभग ध्वस्त हो चुका है। बिजली, पानी और संचार व्यवस्था भी ठप है। चंबा जिले में पिछले 36 घंटों से दूरसंचार नेटवर्क इक्का दुक्का जगहों को छोड़कर काम नहीं कर रहा है। कुल्लू, मनाली, मंडी और चंबा में पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति में भी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं कुल्लू में प्रशासन ने पेट्रोल, डीजल की कमी को देखते हुए पेट्रोल पंपों में न्यूनतम स्टॉक बनाए रखने के आदेश दिए हैं। मनाली, चंडीगढ़ सहित कई प्रमुख राजमार्ग भूस्खलन के चलते बंद हैं। रावी, ब्यास, सतलुज सहित सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मंडी, कुल्लू, मनाली, चंबा सहित राज्य में कई शहरों में स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश में इस बार
भारी बारिश हो रही है। प्रदेश में अगस्त महीने में सामान्य से 62% ज्यादा बारिश हो चुकी है। खासकर कुल्लू जिले में सामान्य से 155% ज्यादा बादल बरस चुके हैं। शिमला में 112%, सोलन में 117% और ऊना जिले में सामान्य से 128% अधिक बादल बरस चुके हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के कारण सतलुज, ब्यास, उज और रावी जैसी नदियां उफान पर हैं, जिससे पंजाब के कई जिलों में भारी बाढ़ आ गई है। आज मुख्यमंत्री सीएम भगवंत मान बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिल्का, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर, तरन तारन के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। रंजीत सागर डैम, नंगल डैम और पोंग डैम खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गए हैं। पंजाब के 7 जिलों के तकरीबन 130 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गुरदासपुर के गांव जीवनचक, बुगना और गंजी समेत कई गांव प्रभावित हुए हैं। प्रभावित गांवों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग की ओर से आगे भी कुछ दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पठानकोट और गुरदासपुर समेत पंजाब के 5 जिलों में आज भी बारिश का रेड अलर्ट है। 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पठानकोट में बढ़ते जल स्तर के कारण फंसे लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। प्रशासन घग्गर जैसी दूसरी नदियों की स्थिति पर भी नजर बनाए हुए है, ताकि बाढ़ के संभावित खतरे के लिए पूरी तैयारी रखी जा सके। प्रभावित गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है और उन्हें आवश्यक वस्तुएं और चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। प्रशासन के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना भी बचाव कार्य में जुटी हुई है। पंजाब के सभी जिलों में प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। बाढ़ जैसे हालातों के चलते पंजाब में सभी स्कूल 30 अगस्त तक बंद कर दिए गए हैं। आज गणेश चतुर्थी है। आज से महाराष्ट्र समेत देश के कई भागों में गणेशोत्सव की शुरुआत हो गई है। गणपति आज घर घर विराज रहे हैं, तो वहीं पंडाल और मंदिरों में भी बप्पा के स्वागत के लिए श्रद्धालु उमड़े हैं। लेकिन महाराष्ट्र की बात ही निराली है। यहाँ का मान्यताओं से भरा सिद्धिविनायक मंदिर हो या लालबाग के राजा का पंडाल, दुनिया भर से लोग यहाँ गणपति के दर्शन के लिए आते हैं। भारत और अल्जीरिया के रिश्ते को और मजबूत करने के लिए भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी अल्जीरिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान भारतीय सेना प्रमुख ने चेरशेल सैन्य एकेडमी का दौरा किया और इस दौरान सेना प्रमुख को एकेडमी की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। संकाय सदस्यों से बातचीत के दौरान सेना प्रमुख ने उनके समर्पण और उत्कृष्ट प्रशिक्षण मानकों की सराहना की और उन्हें अपने राष्ट्र की सेवा में निरंतर प्रयासरत रहने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही दोनों प्रमुख ने कहा कि दोनों देशों के प्रशिक्षण संस्थान मिलकर एक दूसरे से अपने अनुभवों को साझा भी करेंगे। इजराइल गाजा संघर्ष पर व्हाइट हाउस में आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विटकॉफ ने कहा है कि अमेरिका को उम्मीद है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष का समाधान इस वर्ष के अंत तक निकल आएगा। बता दें कि ट्रंप ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान गाजा युद्ध को जल्द समाप्त करने का वादा किया था और जनवरी में पदभार ग्रहण करने के बाद भी यही आश्वासन दोहराया भी था। लेकिन लगभग 7 महीने बीतने के बावजूद ये लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं हो सका है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने कहा है कि अमेरिका द्वारा उनके न्याय मंत्री रिकार्डो लेवांडोव्स्की का वीजा रद्द कर दिया गया है। उन्होंने अमेरिका के इस गैर जिम्मेदाराना फैसले के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। लूला दा सिल्वा ने कहा है कि एक कैबिनेट बैठक के दौरान अमेरिकी वीजा प्रतिबंधों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये रुख अस्वीकार्य है। ये न केवल मंत्री
लेवांडोस्की के खिलाफ बल्कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों या किसी भी ब्राजीलियाई अधिकारी के खिलाफ भी है। एलन मस्क की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने स्टारशिप रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और ये स्टारशिप का अब तक का 10वां इंटीग्रेटेड टेस्ट फ्लाइट है, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। और ये उड़ान अमेरिका के टेक्सास राज्य में स्थित स्पेस एक्स के स्टारबेस लॉन्च साइट से हुई है और इससे पहले सोमवार और मंगलवार को खराब मौसम और तकनीकी जांच के कारण 2 बार लॉन्च टालना पड़ा था। शतरंज विश्व कप का आयोजन 30 अक्टूबर 2025 से 27 नवंबर 2025 तक गोवा में होगा। नॉकआउट टूर्नामेंट में दुनिया भर के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के शीर्ष 3 खिलाड़ी कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेंगे। भारत के पास विश्व चैंपियन डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदा और अर्जुन एरिगेसी के रूप में खिताब के प्रबल दावेदार हैं। ये दूसरा मौका है जब भारत इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 2002 में हैदराबाद में शतरंज विश्व कप का आयोजन किया गया था, जब विश्वनाथन आनंद चैंपियन बने थे। पिछले महीने ही भारत की दिव्या देशमुख ने ऑल इंडिया फाइनल में कोनेरू हम्पी को हराकर जॉर्जिया में आयोजित महिला शतरंज विश्व कप का खिताब जीता था। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए गोवा में शतरंज विश्व कप के आयोजन पर खुशी जताई। उन्होंने लिखा कि ये बेहद खुशी की बात है कि भारत प्रतिष्ठित FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी कर रहा है। भारत 2 दशक से भी ज्यादा समय के बाद इस प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। शतरंज हमारे युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। मुझे विश्वास है कि इस प्रतियोगिता में रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे और दुनिया भर के शीर्ष खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। भारतीय ओलंपियन सिफ्त कौर सामरा ने इतिहास रचते हुए कजाकिस्तान में जारी 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता है। सिफ्त ने 459.2 के स्कोर के साथ पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। वे इस प्रतियोगिता के इस इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। इसके बाद सिफ्त ने अंजुम मौदगिल और आशी चौकसी के साथ मिलकर टीम गोल्ड भी जीतने में कामयाबी पाई। भारत की स्टार शटलर PV सिंधु ने BWF विश्व चैंपियनशिप में जीत से शुरुआत की है। पेरिस में चल रही विश्व चैंपियनशिप में विमेंस सिंगल्स के पहले राउंड में सिंधु ने बुल्गारिया की कालोयाना नलबंतोवा को 39 मिनट तक चले मुकाबले में 23-21, 21-6 से हराया। और वहीं आज हम याद कर रहे हैं क्रिकेट के बेताज बादशाह सर डॉन ब्रैडमैन को, जिनका जन्म आज ही के दिन 27 अगस्त 1908 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ब्रैडमैन सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि क्रिकेट के इतिहास का सुनहरा अध्याय है। 99.94 के औसत के साथ उन्होंने बल्ले से वो करिश्मा किया जो आज तक कोई नहीं दोहरा सका। उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर आइए जानते हैं कुछ अनसुने किस्से और बल्ले से किए गए उनके ऐतिहासिक चमत्कारों के बारे में। बल्ले के जादूगर, क्रिकेट की दुनिया का बॉस, द डॉन सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, एक ऐसे बल्लेबाज जिनकी महानता को मापने के लिए कोई पैमाना नहीं है। 27 अगस्त 1908 को न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में जन्मे ब्रैडमैन ने सिर्फ 20 साल की उम्र से ब्रिस्बेन में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में पदार्पण किया। 1930 की एशेज सीरीज में उन्होंने 5 टेस्ट मैचों में 974 रन बनाकर खुद को क्रिकेट के विश्व मंच पर स्थापित किया। ब्रैडमैन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए कुल 52 टेस्ट में 80 पारी में 99.94 के असाधारण औसत से कुल 6,996 रन बनाए। ब्रैडमैन के नाम 29 शतक और 13 अर्धशतक दर्ज हैं। उनका टॉप स्कोर 334 रन रहा। उन्होंने 2 तिहरे शतक लगाए। ऐसा करने वाले वे दुनिया के सबसे पहले क्रिकेटर थे।
ब्रैडमैन के नाम टेस्ट में सबसे ज्यादा दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड है। उन्होंने कुल 12 बार 200 से ज्यादा रन बनाए। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इसे विडंबना ही कहेंगे कि रनों का अंबार लगाने वाले ब्रैडमैन अपने करियर के आखिरी टेस्ट में बिना खाता खोले आउट हो गए। अगर वह अपने आखिरी टेस्ट में सिर्फ 4 रन और बना लेते तो उनका करियर औसत 100 का होता। क्रिकेट के इस जादूगर ने 25 फरवरी 2001 को 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। ब्रैडमैन सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, एक युग थे और आज वो हर युवा क्रिकेटर की प्रेरणा है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अब बात विश्व झील दिवस की, जो हर साल 27 अगस्त को मनाया जाता है। पूरे विश्व में झीलें ताज़े पानी का महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं और इसीलिए उनका संरक्षण बेहद ज़रूरी है। इसी सोच को कायम रखने के उद्देश्य से हर साल विश्व झील दिवस का आयोजन किया जाता है। तो हमारी सभ्यता भी जिंदा रहेंगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।